नमस्ते सभी को। होमवर्क में मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन दिए थे। कहाँ गया इनका होमवर्क? कि कागज कहाँ गए? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया होगा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने दिया नहीं, बाई चांस कैसे रह गया पता नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया होगा, है ना? अच्छा, इसके बाद कौन सा रह गया? क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, ये भी हो जाना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पी क्यू आर एस दे रखा है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, ये भी हो गया होगा। चारों वर्टिसेस निकालना हो गया होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 अधूरा है, कुछ अजीब है। शायद ये बची हुई दो के बारे में बात करा है। हाँ, वैसे भी देखा जाए तो मिड पॉइंट मैचिंग से काम हो जाएगा। मिड पॉइंट मैचिंग, मिड पॉइंट मैचिंग से काम हो जाएगा। 22 अधूरा है तो भी। 24, 23 हो गया। 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कोई भी जो इन्होंने ऐसा कुछ दे रखा है, उसमें ए अपने पास में 2, -2 है। दूसरा बी दे रखा है 8, 4। सी कितना दे रखा है भाई अपने को? 4, 6। ठीक है। डी कितना दे रखा है भाई लोगों अपने को? -1, 1। यही दे रखा है ना। अब पहला काम देख लेते हैं कि क्या इनके मिड पॉइंट कोइंसिडेंट है कि नहीं है। इसका मिड पॉइंट, अगर इस लाइन का मिड पॉइंट देखा जाए तो दैट इज 8 - 1/2, 4 + 1/2। 4 + 1/2 दैट इज 7/2, 5/2। अच्छा, इसका मिड पॉइंट अगर देखते हैं तो 2 + 4/2, है ना? ओके। तो अगर देखा जाए तो ये तो भाई यही मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, रोम्बस भी नहीं हो सकता, रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन? ट्रेपेजियम। मतलब एलिमिनेशन से ही काम बन गया, ट्रेपेजियम हो जाएगा ना। नहीं, डिस्टेंस फार्मूले की जरूरत ही नहीं है इसमें, सिर्फ मिड पॉइंट से ही काम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके सिवा कौन सा दिया था? 24, PQRS be the point on the plane so that the position vector this। ये तो आपको उल्लू बनाने के लिए दिया गया था। इसमें P आपके लिए -2, -1 हो गया, और Q जो है 4, 0 हो गया। R दे रखा था क्या? 3, 3 हो गया। और S आपको दे रखा था -3, 2। फिर तो हो ही जाएगा। पैरेललोग्राम, है ना? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बातें करता है। 1.00 है, 1.41, 0 है, और 1.0, 41 है। इसमें कितने इंटीजर्स हो सकते हैं ऐसा? ठीक है, अंदर अंदर इसमें कितने इंटीजर्स हो सकते हैं? तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मैंने एक
ऊपर जाकर के, एक हाइट पर जाकर के, वन हाइट पे जाकर के एक लाइन सोची जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट इंटीरियर में मुझे दिखा, क्योंकि ये 0,0 है, तो ये पॉइंट मुझे, क्योंकि हाइट इसकी 1 है और मैं यहां से 1 चला तो 1,1, इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, इसके दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर है, राइट। ऐसे ले लेते हैं ना, ऐसे एक लाइन सोची 1 हाइट पे, एक और लाइन सोचते हैं 2 हाइट पे, ठीक है, एक और लाइन सोच लेते हैं 3 हाइट पे, तब तक आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। चौथी हाइट सोच लेते हैं ऐसे 4 हाइट पे, एक और लाइन सोच लेते हैं 5 हाइट पे, वगैरह वगैरह। मतलब मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। अब जरा समझना, ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज 0 0, दिस इज 41,0 एंड दिस इज 0,41, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा यहां पर, एक और पॉइंट अगर आप समझ सकते हो तो, ठीक है, ऐसे मैं आपके सामने ऐसे बस सिर्फ एक आइडिया देने के लिए खींच रहा हूं, ताकि आपको क्लियरिटी रहेगी कि हम मैं कैसे सोच रहे हैं, हम इसको सोचते कैसे हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। इससे ही समझना, 1 हाइट पर y = 1 करके एक लाइन होगी, है ना। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, दिस इज 1 1, ये जो पॉइंट होगा दिस इज 2,1, ये वाला जो पॉइंट होगा दिस इज 3,1, दिस इज 4,1, दिस इज 5,1, ठीक है ना। तो ऐसे मेरे को पता चलेगा इस पे सबका y 1 रहेगा। आई एक्सपेक्ट की मैंने ये बात बता रखी कि जब मैं यूं चलूंगा तो y नहीं बदलता, तो y अगर 1 है तो सबका 1 रहेगा। तो यहां पे जो सबसे छोटा पॉइंट होगा वो 1 1 होगा, और जो सबसे आखिरी पॉइंट होगा ना, ठीक है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास में पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हो, तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको सिखाया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1 से निकाल सकते हैं। तो यहां पर y माइनस y1 की जगह 0 आ गया, ठीक है। y2 की वैल्यू 41 है, माइनस 0, x2 की वैल्यू x2 उधर से 0 माइनस 41 इंटू में x माइनस इसका 0, सही है। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, मैंने भर दिया फार्मूले में, ठीक है। ये हाथों हाथ कैंसिल आउट होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, x माइनस x1 की जगह 41 आएगा, ठीक है, y माइनस प्लस 41 ये आ जाएगा ना, तो माइनस एक्स प्लस 41, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 41, x प्लस वाई इज इक्वल टू 41। ये मेरी लाइन हो गई, कौन सी, ये लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 41, ठीक है। अब सर ये सोचते हैं कि सर यहां पे 1 1 है, 2,1 है, 3,1 है, 4,1 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या सर इस पे 40,1 आ जाएगा क्या अंदर। देखो तो 40 और 1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखें आप, 40 प्लस 1 41 होता है, माने 40,1 यहां नहीं आ रहा, वो यहां आ रहा है लाइन पर, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर गया। तो 40,1 अंदर नहीं है, हाँ 39,1 तक ये गाड़ी जाएगी। तो मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस पर मिनिमम 1 1 से चालू होगा और मैक्सिमम 39,1 तक जाएगा। 40,1 तो लाइन पर ही स्टे करेगा, पहली चीज जो आपको समझनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चला दूसरी लाइन पर। दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन है y इक्वल टू 2 की लाइन। इस पर यही पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,2 होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,2 होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,2 होंगे, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट कोऑर्डिनेट जो आएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो आएगा 38,2, क्योंकि 39,2 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। 39,2 41 दे देगा, 39 प्लस 2 इज इक्वल टू 41 देता है, इसलिए वो लाइन पर पड़ेगा।
लाइन के अंदर माने ट्राइंगल के अंदर 38,2 तक जाएगा। तो इस लाइन पर मेरे पास कितने इंटीजर पॉइंट आए? तो फर्स्ट लाइन पे मेरे पास में 39 तक गाड़ी गई है, माने मेरे पास में 39, ठीक है, इंटीजर कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट आए, ठीक है ना। सेकंड लाइन पर, ये तो लाइन 1 पर, अब लाइन 2 पे गया तो 38 इंटीजर पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आए, क्योंकि ये 38,2 तक गया। सेम वे मैं अगर और ऊपर जाता हूं, जब मैं y=3 को लेता हूं, तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट 1,3 होगा, अगला पॉइंट क्या होगा 2,3 होगा, उसका अगला पॉइंट क्या होगा 3,3 होगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है? लास्ट पॉइंट हो सकता है 37,3। कैसे सोच लेते हैं सर आप? भाई मिनिमम 41 के अंदर रखना है, तो 37 और 3 का सम तो 40 है, माने मैं 41 से कम हूं। तो मतलब इस लाइन पर, माने तीसरी लाइन पर मेरे पास कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट आए? 37 इंटीजर कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट आए। क्या ये बात समझ में आई? तो मेरे को यहां से पता चल रहा है कि इस पे 37,3 आ रहे हैं। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? प्रणय 0,0 यहां है, यहां है 0,0, ठीक है। अच्छा, ये हमारा लाइन 3 पर है। ऐसे लाइन 4 पर अब आप में से कई जन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर अगले पे 36 आएंगे, और जो आखिरी होगा, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो जो लास्ट लाइन होगी, ठीक है, वो y में अगर मैं 39 मान लेता हूं, मान लेते हैं y1 2 3 से y39 तक गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 39,1 होगा, क्योंकि 39,1 40 होता है, और 40 41 से कम है, तो 39,1 ऊपर मिल जाएगा। लेकिन एक ही पॉइंट मिलेगा इस पे। अगर y=40 की बात की जाती तो y=40 और 1 एग्जैक्टली यहीं से गुजरेगा। ध्यान रखना, y=40 वाली जो लाइन होगी ना, हाँ वो गुजरेगी, लेकिन वो इधर ही मिलेगी। पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 40,1, जो कि लाइन पे ही लाई करेगा, माने इसी लाइन पे लाई करेगा, तो वो अंदर नहीं माना जाएगा। तो आखिरी पॉइंट जो होगा 39,1, उस 39 वाली लाइन पे एक ही इंटीजर मिला, तो धीरे धीरे घटते 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 नीचे 1 इंटीजर पॉइंट। अब उल्टा गिने, मिनिमम 1, फिर 2 इंटीजर वाले, फिर 3 इंटीजर वाले, डैश डैश, लास्ट 39 इंटीजर पॉइंट्स वाले हमारे पास कोऑर्डिनेट पड़े, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बड़े ध्यान से समझने की चीज है। इसका मतलब ये कि अगर किसी ने मेरे से पूछा कि कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट मिले, तो मुझे पता है मेरा आंसर होगा 39,39 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्या कहते हो आप लोग? इसका मतलब 39 मल्टीप्लाइड बाई 20 माने कितना? 680। क्यों, सही है क्या? 680 या 780? बोलो, क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई भाई? अब वो देखो एक धुरंधर, वो 1,39 पे लगा हुआ है। नहीं बेटा, गलती नहीं करना, 39,1 है। और एक बच्चा बिल्कुल सही पकड़ रहा है इसको, ये कह रहा है कि सर ये जो है आपस में बदल दो। वो फिर भी बहुत दमदार बात कर रहा है, ठीक है, उसकी बात मान ली जाएगी। वो कह रहा है कि सर इसे 1 करो, इसे 39 कर दो। एग्जैक्टली सही है बेटा तेरी जवाब। 39,1 नहीं होगा, 1,39 होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में ऐसा। मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा। आईआईटी का एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और बहुत सावधानी से चीजों को समझने की जरूरत है। इस बहाने से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दोबारा देखने का मौका मिल रहा है, बार बार देखने का मिल रहा है। आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चलिए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा हो गया ये वाला? ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 25। अब ये सब डन है ना। क्वेश्चन नंबर 40। 6 और 4, 2 6 अपने आप में ट्राइंगल है। सेंट्रोइड इसका 4,6 है। थर्ड वर्टेक्स आपको पता चल गया होगा। हो गया भाई 40 नंबर क्वेश्चन, है ना। 2 वर्टिसेस ऑफ दिस, सेंट्रोइड इज दिस, एरिया क्या होगा? देखो अभी तक वैसे मैंने एरिया का फार्मूला नहीं बताया है, ठीक है, इसीलिए आप इसको अभी थोड़ी देर होल्ड पे रख लें, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42। चलो भाई, इन सेंटर वाला हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, ओके, इन सेंटर वाला हो गया होगा, फार्मूला बता चुका था कल के दिन पे, क्वेश्चन बता चुका था। 43 पे आ जाओ। ओके, अब देखो जरा ध्यान से समझना, ये भी बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता हो तो। इफ मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, देन also we will get same centroid as of vertices। वर्टिसेस से जो सेंट्रॉइड मिलता वो मिड पॉइंट से भी मिल जाता, तो मिड पॉइंट से भी आराम से हो जाएगा, है ना, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 43 के बाद में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। उसके बाद मैंने आपको दिया था 45 में करवा चुका हूं सरकम सेंटर, याद होगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, उम्मीद है याद होगा, मैंने सिखाया था ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी करके, एक बहुत ही काम की चीज सिखाई थी मैंने, ठीक है ना। 45 मैंने बता चुका हूं मैं, इसलिए दोबारा देख लेना क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं हो जाए कि कल को ये छोटी छोटी चीजें भी नहीं बनी। 47 में इन सेंटर मांग रहा है, इन सेंटर का फार्मूला मैं बता चुका था। 50 पे आ जाओ जल्दी से। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 50 नंबर क्वेश्चन कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल इज दिस, एक्सिस ऑफ इन सेंटर क्या होगा? इसमें आपको मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना, और मैंने ये बात शायद बताई थी आपको, है ना, नहीं बताई तो दोबारा बता देता हूं, ठीक है। देखो ऐसा है, ठीक है, इस बार मिड पॉइंट दिया इन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 0 1 0 1 1 1 और 1 0। ऐसा करते हैं, 0 1 यहां ले लेते हैं, 1 1 यहां ले लेते हैं, और 1,0 यहां ले लेते हैं, ठीक है। ये मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं आ रहा मेरे, तो मैं क्यों बिना हाथ के इस पे दिमाग लगा रहा हूं, मैं तो सीधे सोच लेता हूं, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ये वाला पॉइंट हमारे को दे रखा है 0,1, ये वाला पॉइंट दे रखा है 1,1, और ये वाला पॉइंट दे रखा है 1,0, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर बाय द वे मुझे ये निकालना है तो क्या करना है, याद है ना, इन दोनों का सम 1 + 0 माइनस साइड वाला, फिर 1 + 1 माइनस साइड वाला। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो फिर मुझे क्या करना है, इस तरह से सोचना है, इन दोनों का सम 1 + 1 माइनस साइड वाला और 1 + 0 माइनस साइड वाला, और इसकी बात करनी है तो फिर मेरे लिए ये हो जाएगा, और ऐसा होते ही ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, हो जाएगा कितना, 0 + 1 माइनस साइड वाला, इसी तरह से 1 + 0 माइनस साइड वाला। तो अपने पास में पॉइंट आ गए कौन से, 0,2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0,0, बिल्कुल। अब तो हो जाएगा भाई। द्रव्य फर्स्ट डे फर्स्ट शो करवाया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो करवा दिया, सरकम सेंटर क्या ही बात कर रहे हो तुम, पहले दिन करवा दिया मैंने, मैं तो दोबारा करवाऊंगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो करवा दिया था भैया। अच्छा हो गया क्वेश्चन नंबर 50। अब आ जाओ 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, टू वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज दिस, centroid lies on x axis and vertex c lies on y axis, then c is equal to question mark। क्या बात है। अच्छा हिंट दिया, सोचा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 52 में देने वाले ने क्या दिया है, ए बी सी, ए दे रखा है कितना, 2 - 3, बी दे रखा है -5,1, और सी क्या दे रखा है पता नहीं, ठीक है भाई, H, K। सेंट्रॉइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस है, और वर्टेक्स सी, अच्छा ये भी कमाल है, सी जो वर्टेक्स है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है,
वाई एक्सिस पे लाई करता है तो वाई एक्सिस पे तो 0, k होता है भाई, वाई एक्सिस पे तो हमने ऐसा सुना है, ठीक है। और ये जी जो है एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट h,0 होंगे। तो मेरे हिसाब से h की वैल्यू हो गई कितना, h की वैल्यू होगी ये प्लस ये -5 प्लस 0 प्लस 2/3, और इस 0 की वैल्यू हो गई 1 प्लस k -3/3। बस अब आ जाएगा h और k। सही है, फर्स्ट डे करवा दिया था भाई, फर्स्ट डे, बाकी आप कर ही लेंगे, ठीक है। ओके चलो, अब ये होमवर्क डन अपना। रोज अगर नियम से किसी भी बच्चे ने, ठीक है ना, टाइमली रेगुलरली, ठीक है ना, होमवर्क किया प्लस डिस्कशन के बाद अगर कॉपी बना ली, SW कॉपी बना ली, 50% चैप्टर आ गया, फिर वो ये नहीं कह सकता कि चैप्टर नहीं है। 50% चांस है कि आपका चैप्टर हो गया। टाइमली रेगुलरली अगर आपने SW किया, हमसे डिस्कशन हुआ, और अगर बाय द वे उसके बाद में अगर कॉपी भी बना ली आपने, तो आपको 50% चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। बैकलॉग वगैरह ये सब तभी तामझाम होते हैं जब आप चीजों को क्लिक नहीं कर रहे होते, है ना, जानबूझ करके थोड़ा डिले करते हो तो फिर तो इशू होंगे ही होंगे। एनीवे खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। ओके 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 ओके। हाँ भाई, क्वेश्चन है, रेडी। इफ A 0 0, B 3,0, C 0,4, फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, सॉरी फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ A नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, एंगल बाइसेक्टर ऑफ A meets BC at capital D, find at capital D, find D, and coordinate of in center, and coordinate of in center, and coordinate of in center, ठीक है। बहुत सारी चीजों के बारे में एक साथ बात की अगले ने। देखिए अगर बाय द वे हम लोग थोड़ा चीजों को देख रहे हैं तो हमारे को पता चलता है, एक तो देखो सर A दिया है, एक B दे रखा है 3,0, एक अपने को सर C दे रखा है 0,4, अगले ने एक तो इंसेंटर मांगा है, और साथ में ये भी बोला है एंगल A का जो एंगल बाइसेक्टर है वो आकर के कहीं D पे मिलता है। तो D पे जहां पे भी मिलता होगा, D पॉइंट BC लाइन को, ठीक है सर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से इस साइड और इस साइड के रेशो में काटता होगा। अब ये साइड कौन सी है, ये साइड की लंबाई क्या है, अगर कोई पूछे तो इस साइड की लेंथ क्या है, तो जवाब है, वैसे देखा तो डायरेक्ट अगर सोचोगे ना तो भी जवाब आ जाएगा, ठीक है। इस साइड की लेंथ है 3 और इस साइड की लेंथ है 4, आप चाहो तो डिस्टेंस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। तो डी जो है ना, वो इसको 3:4 के रेशो में इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस में 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 होंगे एक कोऑर्डिनेट। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 होगा। यहां से देखा जाए तो 12/7 और यहां से देखा जाए तो 12/7, तो 12/7 करके डी के कोऑर्डिनेट आ गए। तो देखो अपना एक आंसर तो आ गया। ठीक है, बस प्यार से एक क्वेश्चन का समापन हो गया। तो ये हमने डी कैसे निकाला, डी कैसे निकाला, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लिख लेना, एबीटी माने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से निकाला। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर यही सबसे अच्छी बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर चीजें लाइन के अंदर आती है, बस चीजें लाइन में आती है। आपने मेहनत कर रखी है, हाँ फिर बनता जाएगा। तो पहला हो गया। अब दूसरा काम क्या है, इन सेंटर। इन सेंटर के लिए लेकिन लेंथ चाहिए, लेंथ चाहिए। जैसे इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 4 है, तो हमको बीसी की लेंथ पता होनी चाहिए। तो बीसी की लेंथ हो जाएगी √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखा जाए तो 25 के हिसाब से 5 हो गई, 3 4 5 वैसे भी याद थी। अच्छा, तो चलो सर लेंथ भी आ गई। अब हमारे को पता होना चाहिए ए, याद है ना मैंने कैसे सिखाया था कि इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। 5 इसके एक्स से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 उसके एक्स से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 इसके सामने वाले एक्स से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 4 + 5 + 3 होगा। फिर 4, ठीक है, इसके y से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 उसके सामने वाली y से मल्टीप्लाई होगा प्लस में 3 इसके y से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वही 4 + 5 + 3 होगा। ठीक है ना। तो अब देखा जाए तो 12/12 माने इसके कोऑर्डिनेट 1,1 ऐसे सिंपल ऐसे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, खटाखट से क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, तो आई थिंक ये तो अपना ये जो एक क्वेश्चन है ये तो हमारा पिछली चीज को वापस रिकॉल करने में ही चला गया। ठीक है, ठीक है। हालांकि अपन ने वो ट्राइंगल बनाने पे दिमाग नहीं लगाया, जब हम इसका ट्राइंगल को बनाए वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, अगले टाइटल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल, अगला टाइटल है हमारे पास में। ठीक है, अगले टाइटल का नाम है ऑर्थोसेंटर। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, ऑर्थोसेंटर। ठीक है, इसे ऑर्थोसेंटर बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं इसे ऑर्थोसेंटर विद कैपिटल एच। ठीक है, ऑर्थोसेंटर विद कैपिटल एच। ऑर्थोसेंटर विद कैपिटल एच क्यों? क्योंकि इसका नाम ऑर्थोसेंटर जरूर है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट एच से करते हैं। तो याद रखना, फर्स्ट ऑर्थोसेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा फटाफट से, ऑर्थोसेंटर को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। बनता कैसे सर, क्या चीज है? ठीक है ना, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ altitudes from vertices to their opposite side। अच्छा, मतलब वर्टिसेस उनके सामने वाली साइड पे ऑल्टीट्यूड डलते हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट सर, इनकी फोटो अगर देखा जाए, जैसे ये एक ट्राइंगल है, हाँ ये एक ट्राइंगल है ना, एक से थोड़ा सा, जैसे ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं अपन। अब अगर मान लो ये मैंने ट्राइंगल लिया, इसका नाम एबीसी है ना। अब देखो सोचो, बहुत सिंपल है, अगर मैंने इससे ऑल्टीट्यूड डाला तो यहीं गिर जाएगा। हाँ, ये गिर गया ऑल्टीट्यूड। अच्छा, मैंने अगर बाय द वे इससे ऑल्टीट्यूड डाला तो यहां गिरेगा। अच्छा, सोचने की बात क्या है कि जैसे अपन यहां डाल देते हैं ऑल्टीट्यूड ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहां डाला है ना ऑल्टीट्यूड, तो मुझे पता है ये तो 90 यहां बना, ये 90 यहां बन रहा है, दो ऑल्टीट्यूड जहां भी टकरा गए वहां एच बन चुका है। अब तीसरा जो है ना, वो तो बस उससे गुजर करके धर्म निभाएगा।
ठीक है, तो बस जैसे ही आप इसको मिलाओगे आगे जाकर के, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा। तो अपने को यहां से पता चल गया कि ऑल्टीट्यूड है। तीनों ऑल्टीट्यूड जो है वो आकर के एक ही जगह पे मिलते हैं और आकर के उस जगह का नाम होता है एच, ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसे हम लोग एच के नाम से पुकारते हैं, ऑल्टीट्यूड्स। तो इसका मतलब ये कि ये परपेंडिकुलर से बनता है। एग्जैक्टली इसका नाम डी रख लेते हैं, इसका नाम ई, इसका नाम एफ। ठीक है, तो अपन यहां लिख देते हैं ए डी इज ऑल्टीट्यूड ऑन एडी इज ऑल्टीट्यूड ऑन बीसी। ठीक है, फिर उसके बाद में बीई इज ऑल्टीट्यूड ऑन, ठीक है, एसी। और उसके बाद क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, बीई, बीई के बाद सीएफ, ऑल्टीट्यूड ऑन एबी। आगे बढ़ जाओ फटाफट से। ठीक है, अच्छा अब इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। हालांकि देखिए, अगर टाइम वेस्ट करना हो भरपूर अच्छे मात्रा में, तो मैं आपको एक tan थीटा का एक फार्मूला बताऊंगा जिसमें tan 2a प्लस x10 x1 tan 2a, फिर अगला और भी बहुत सारी चीजों के साथ में। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन ही कराने, सचमुच क्वेश्चन से ही लेना देना है, मुझे पता है कि इसके ये यूजेस हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सीधा सा रास्ता बताऊंगा। देख भाई, ऑल्टीट्यूड में इतना समझ कि हमें ये पता है एडी बीसी पर ऑल्टीट्यूड है, माने एडी का जो भी एम होगा, स्लोप होगा, मल्टीप्लाइड बाय बीसी का जो भी स्लोप होगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा। सही है, पहली चीज, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा, दूसरी चीज, बीई का जो भी ऑल्टीट्यूड होगा, सही है, और साथ में किसका, एसी का जो भी ऑल्टीट्यूड होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन भी -1 आएगा। सेम वे सीएफ का, अगर कोई बात करें सीएफ की, तो सीएफ का जो भी ऑल्टीट्यूड होगा, ठीक है, और ए बी का जो भी ऑल्टीट्यूड होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन ही -1 आएगा, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है और मैं ये बता चुका है ना। यहां तक तो हो ही गया है ना। हाँ नायब, ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब दूसरे पे बात करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ेंगे, फटाफट से, है ना, बहुत सारी चीजें सीखनी है अपने को। ठीक है, ध्यान से समझना। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, स्टेप्स टू फाइंड, ठीक है, कैपिटल एच माने ऑर्थो सेंटर। पहला, अरे यार ये क्या नाटक चल रहा है इनका। ठीक है, पहला फाइंड इक्वेशन ऑफ एडी एंड बीई। ठीक है, सेकंड, सॉल्व एंड गेट एच। बस 2 स्टेप में काम हो जाएगा। लेकिन सर एडी की इक्वेशन कहां से लाएं, ये तो बताओ। हाँ, अब तुमने अच्छी बात पूछी कि एडी की इक्वेशन कहां से लाएं। तो उससे पहले तेरे को ये जानना चाहिए कि स्लोप ऑफ एडी कैसे निकालोगे सर, एम एडी कैसे लाऊं। अब देख, मैं तेरे को तेरे सामने एम एडी बोलूंगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। एम एडी बोलने से पहले मैं तेरे को बता देता हूं, इसके पॉइंट्स x1 y1 है, x2 y2 यहां लिख ले। ठीक है बेटा, यहां लिख दे x3 y3, लिख लिया। लिखने के बाद में एडी की स्लोप बोलता हूं, ध्यान से सुनना। मुझे यहां से पता चलता है कि एम एडी अगर आप देख रहे हो तो दैट इज -1 अपॉन एम बीसी होगा। सर आप बीसी को नीचे ले गए होंगे, मैं समझ गया। अच्छा, बीसी की स्लोप मैं लिखता हूं, मैंने वही लिखा, देख -1 लिखा, बीसी की स्लोप लिख रहा हूं। बीसी की स्लोप निकालने के लिए याद है ना, y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई नीचे कितना, x3 माइनस x2, यही तो होगा। अच्छा, सेम सोचना, एम बीई बोल रहा हूं, एम बीई जो है वो -1 अपॉन एम एसी है। हाँ, एम एसी है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एसी की स्लोप सोच, एसी की स्लोप, एसी ये वाली लाइन है, इसकी स्लोप y3 माइनस y1, क्या बोले सर, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, और क्या, एक मिनट, क्या एम एडी बराबर इतना है ना, वापिस से समझना। एम एडी एम बी सी दोबारा पूरा लिख रहा हूं, ठीक है, आपकी बार समझा बगैर लिखूंगा, इसलिए थोड़ा मेरे पास स्पेस बन जाएगा अच्छा वाला। ठीक है,
चलो देखना, एम कितना बोला मैंने, एम ए डी, एम ए डी इज इक्वल टू -1 अपॉन बीसी की स्लोप, ये इसके परपेंडिकुलर है ना, तो ये बीसी की स्लोप गा दूंगा मैं तो, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 -1 अपॉन, क्लियर है? अच्छा 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 अच्छा, अब अपन बात करते हैं एम बीई पर, बीई की स्लोप क्या होगी, बी की बी 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 बी, ये बी सर इसके परपेंडिकुलर है, तो y3 माइनस y1, सर इसकी स्लोप तो है y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, तो मैं यहां लिखूंगा -1 अपॉन y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। यहां तक की बात समझते चलना, यहां तक की बात समझ में आ गई? फटाफट 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 फटाफट, ठीक है? हाँ क्यों नहीं आएगा, ठीक है? ये फटाफट इसको, इस बात को समझते चलना। अब कैसे आखिरकार सर, जैसे मान लो चलो एम एडी आ भी गया, तो इसका एडी की इक्वेशन क्या होगी? हाँ तो देख, इक्वेशन एडी लिख रहा हूं, एडी की इक्वेशन लिख रहा हूं, सुनना, एडी की इक्वेशन लिख रहा हूं, एडी इस पॉइंट से गुजरा ना, तो मैं लिखूंगा y माइनस y1, दूर कहीं x माइनस x1, बीच में स्लोप किसकी, एडी की स्लोप, एडी की स्लोप लिख रहा हूं माइनस 1 अपॉन y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अब की बार सर आपने स्लोप में -1 अपॉन लिख दिया, हाँ तो स्लोप यही थी, ये लिख दिया, और यहाँ पे y3 माइनस y1। सर ये आपने पिछले क्वेश्चन जैसे ही था ना, यहाँ पे आपने जो इक्वेशन लिखी थी उसमें ये लिखा था, सर इस बार तो ये सीधा है, इस बार उल्टा कैसे? भाई उसकी स्लोप ये है, आपकी बार वाले की स्लोप ये है, ये वाली, तो मैंने एडी की इक्वेशन लिख दिया ऐसे। ओ ओ ओ ओ, थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम समझ में आया सर, ज्यादा नहीं आया, डोंट वरी, पहले आप लिखते चलना, क्योंकि देखो थ्योरी में तो आज तक समझ में आता ही किसको है, थ्योरी तो लिखने की चीज होती है, लिख लो पहले, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में भी आएगा, ठीक है? पहले आप चलो आगे, ठीक है? लिख लिया? हाँ भाई, यहां तक लिख लिया हो तो बस मेरे को लिख करके यस सर कर देना, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। क्या सर ये लिख लिया अपन ने? हाँ भाई हो गया, ओके ग्रेट। क्वेश्चन को देखना आप जरा, ठीक है? क्वेश्चन के साथ सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेरे पास में, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल मेड बाय वर्टिसेस, फटाफट से लिखेगा वर्टिसेस, और वर्टिसेस के नाम पे हमारे पास पॉइंट है 1 1, अगला पॉइंट है 4 4, अगला पॉइंट है 3 6, ठीक है? इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर बताने का भाई, ठीक है? खटाखट ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि खुद को एक रिदम मिले। ए 1 1 है, बी सर 4 4 है, हाँ एग्जैक्टली, सी सोचो जल्दी से, सी कितना बेटा 3 6 है, डन है, ठीक है? फटाफट से अपन आते हैं अपने पे, पहले बनाते हैं एडी, याद आया? एडी बनाने के बाद में अगले पे चलते हैं, इसके परपेंडिकुलर यहां ले लेते हैं, ठीक है? अब जल्दी से सुनना, ये परपेंडिकुलर है इसके, और ये परपेंडिकुलर इसके, इसका नाम एडी, इसका नाम बीई। फोटो बनाते चलना, आगे चलते चलना, यहां बन गई यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट, मैं तेरे से बेटा इसकी, इस लाइन की स्लोप बोल रहा हूं, एम बीसी लिख रहा हूं, इस लाइन की स्लोप लिख रहा हूं, इस लाइन की स्लोप लिख रहा हूं, ठीक है? इस लाइन की स्लोप लिख रहा हूं, ठीक है?
इस लाइन की स्लोप है 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 4। 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 4। सही है। ऊपर कितना आया 2, नीचे कितना आया -1, तो कितना आ गई स्लोप -2। बीसी की स्लोप आ गई। अगर बीसी की स्लोप -2 आई है, ठीक है, अगर बीसी की स्लोप -2 आई है तो इस लाइन की स्लोप, ठीक है, इस लाइन की स्लोप -1 अपॉन -2 माने 1/2 होगी। सही है। इस लाइन की स्लोप अगर -2 आई है तो इस लाइन की स्लोप 1/2 होगी, 1/2। इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी 1/2। यहां तक समझ में आया? फटाफट 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 फटाफट। अच्छा दूसरी बात सुनना, रेडी? अगला, अब मैं इस लाइन की स्लोप बोल रहा हूं एम ए सी। फार्मूला याद है स्लोप का या भूल गए? स्लोप का फार्मूला याद है? मैंने सिखाया था स्लोप का फार्मूला कैसे सिखाया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। प्रणय तुम लगातार लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो, अगर तुमने एक भी लेक्चर मिस किया तो फिर ये गलत हो जाएगा बेटा। इसको कैसे कवर करेंगे बताओ? तुम आखिरकार 5वें लेक्चर में अगर कोई तीसरे लेक्चर की जरूरत पड़ रही है तो क्या वापस तीसरे लेक्चर की चीज को दोबारा बताया जाए? कैसे बताएं बताइए? अगर तुम लगातार अटेंड ही नहीं कर रहे हो कैसे चलेगा बताओ? हाँ भाई, इसीलिए लगातार अटेंड करना, हर लेक्चर को बराबर सुनोगे नहीं तो कैसे चलेगा बताओ? फिर भी बोल रहा हूं कोई बात नहीं, अभी भी मिस कर गया अब वापस राइट कर, गलती से ठीक कर। y2 माइनस y1, इसको किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, कोई अपने लिए अपनी कोई रोक टोक नहीं है। 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, कितना हो गया ऊपर 5, नीचे कितना हो गया था तो 5/2। ठीक है। अच्छा इसकी स्लोप आ गई बेटा 5/2। अब AC, अब इसकी स्लोप ढूंढते हैं। एम बीई की स्लोप, ये और ये परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। सोचो 5/2 की किससे गुणा करी जाए कि -1 आए, तो दिमाग कहेगा -2/5 से, क्योंकि जैसे ही अब इन दोनों की गुणा करोगे आपका आंसर -1 आ जाएगा। तो सबसे पहले स्लोप ढूंढो। स्लोप ढूंढ लिया? हाँ। अब जैसे स्लोप ढूंढ ली, स्लोप ढूंढने के बाद में क्या करना है, इक्वेशन एडी, एडी की इक्वेशन बीसी। बहुत ध्यान से सुनना, एडी की इक्वेशन y माइनस एडी, देखो कहां से गुजरी 1 से ना, y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। कौन सा 1? ये y वाला 1 ये रहा, x वाला 1 ये रहा। ठीक है। बीसी इक्वेशन लिखनी ना, बीसी नहीं, बीई बीई। ठीक है। बी की स्लोप कैसे निकालोगे? देखो बी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, है ना, इसमें 4 4 है तो यहां लिखेंगे y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4। करेक्ट? यहां तक बात आई? यहां तक 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 आई? अरे कहां निकाली इक्वेशन बी की? तो अब निकल रही है विकास, तुमने 10 मिनट पहले से बोल दिया। देखो इसको ध्यान से, देखो ध्यान से। ठीक है। इक्वेशन तो अब निकलेगी, बीच में क्या भरना है देखो। अब यहां पे ये तो लिखे पॉइंट्स, पॉइंट्स के बाद यहां स्लोप लिखते हैं, स्लोप। अब स्लोप देखो, बीई की स्लोप कितनी है -2/5, यहां लिख दो। अच्छा एडी की स्लोप कितनी है 1/2, वो यहां लिख दो। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सफाई से लिखना है, सफाई से। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2y माइनस 2, 1 की गुणा इधर कर दी, x माइनस 1, और सफाई से लिखा x माइनस 2y, -2y को उधर ले, -1 को उधर ले गए, या +1 बराबर 0। सही है। ये इक्वेशन आ गई नंबर 1। अच्छा अब इसको सफाई से लिख रहा हूं, 5 की गुणा उधर करते 5y माइनस 20 बराबर -2x प्लस 8। सही है। मिला के कितना हो जाएगा 2x प्लस 5y और इक्वल टू 28। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई है? यहां तक की बात है समझ में आ गई। अब ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करना है, h के लिए इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सॉल्व करने के लिए मैं इसकी 2 से गुणा कर रहा हूं, 2x माइनस 4y, ठीक है, इक्वल टू -2, पहली इक्वेशन। इसी के नीचे दूसरी इक्वेशन लिखी 2x
प्लस में कितना 5y इज इक्वल टू 28। माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कटेगा, माइनस का 9y और यहाँ पे कितना माइनस का 30। तो y की वैल्यू हो जाएगी -30 डिवाइड बाई -9। माइनस माइनस प्लस करो, 3 यहाँ पे लगाओ, 10 यहाँ लगाओ, 10/3 आ गया। y की सुंदर वैल्यू अगर 10/3 आ गई तो x प्लस 1 बराबर 20/3 हो गया, x बराबर में 17/3 हो गया। तो इसीलिए h के प्यारे प्यारे कोऑर्डिनेट 17/3 10/3 हो गए। ठीक है, 17/3 10/3। जल्दी से देखते हैं। हम्म क्या स्लोप -2 होगा ना एडी का? देखो, बीसी का स्लोप -2 है। जैसे किसी का स्लोप अगर -2 है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 अपॉन जो इसका स्लोप है वो लिख दो। ठीक है ना, तो 1/2 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, जो भी परपेंडिकुलर लाइन होती है वो इस लाइन के स्लोप का -1 होती है। जैसे मान लो किसी का स्लोप अगर बाय द वे, ठीक है, मान लो किसी का स्लोप जो है, सपोज करो किसी लाइन का स्लोप 3 है, तो जो भी उसकी परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप -1/3 होगी, ताकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे को -1 मिल जाए। ठीक है, यहां तक की तो बात हो ही जाएगी। अभी तो मैं करवाऊंगा सर आगे सीएफ की इक्वेशन के साथ सॉल्व। नहीं 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 आएगा, नहीं आएगा। अगर तेरा अलग आंसर आ रहा है बेटा, कुछ और गड़बड़ हो गई है तेरे से ना पुणे, वरना आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, किसी हालत में डिफरेंट नहीं आएगा। डोंट वरी। कुछ ना कुछ गड़बड़ मिस्टेक करिए यहाँ पर, है ना, वरना नहीं आता ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ भी कोई भी ले लो, जैसे मैं बता सकता हूँ। देखो, मान लो जैसे है ना, क्वेश्चन अपन एक ले लेते हैं, एक और भी ले लेते हैं, ताकि आपको श्योरिटी हो जाएगी मैंने सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में ले लेते हैं अपन, ए ले लेते हैं 0 0, बी ले लेते हैं 3 0, सी ले लेते हैं 0 4। ठीक है ना, फाइंड ऑर्थो सेंटर, मान लो इसे, है ना, इसका ऑर्थो सेंटर ढूंढते हैं। हालांकि डायग्राम से तो यूं खड़क से निकल जाएगा, लेकिन अपन है ना ऐसे बिल्कुल एकदम बिल्कुल कच्चे गड़े की तरह चलेंगे, एकदम धीरे धीरे। ए के नाम पे ले लिया 0 0, बी के नाम पे ले लिया 3 0, सी के नाम पे ले लिया 0 4। पहला काम खत्म। अब देखो जल्दी से यहाँ एक डायग्राम बना लो जिसमें ये परपेंडिकुलर इसके दिख रहा हो, ये परपेंडिकुलर इसके दिख रहा हो, खुद को बस फील लाने के लिए, और ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम एडी, इसका नाम बी, फिक्स कर लो। थोड़ा रपक लपक करके कर लेना यहां तक। ठीक है, अच्छा अब यहां तक की बात सुनो, सुनने के बाद में क्या क्या करना है। देखो, पहला काम इसकी स्लोप निकाल लो, ताकि आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। इसकी स्लोप माने बीसी की स्लोप 4 - 0 डिवाइड बाई नीचे कितना 0 - 3। ठीक है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो यह कितना हो जाएगा -4/3 हो गया। इसकी अगर स्लोप -4/3 है तो इसकी स्लोप किसकी, इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी होगी? अब बताओ आप, एडी की स्लोप कितनी होगी? बीसी की स्लोप -4/3 आई है, तो आप मेरे को बताओ इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी होगी? इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी होगी? हाँ, मैंने बता चुका हूं, मैं थर्ड लेक्चर के अंदर M1 M2 -1 बता चुका हूं, क्वेश्चन करवा चुका हूं। 3/4 बिल्कुल सही। कितनी? 3/4 एग्जैक्टली। ठीक है, अब अपन चलते हैं इस पे। ठीक है, अपन निकालते हैं इसकी स्लोप, किसकी? एसी की। एसी की स्लोप सोच लेते हैं, याद है ना, y2 - y1 4 - 0। अब देखो कितना भारी जाने वाला है गेम। अपॉन में नीचे कितना 0 - 0। आपको सबको कितना दिख रहा है? सोचने में आया तो इन्फाइनेट दिख जाएगा। देखो इन्फाइनेट आ रहा है, दिख गया, इन्फाइनेट दिख गया ना। 4 - 0 अपन 0 ये भी हो जाता है देखो क्वेश्चन के दौरान। अच्छा, मान लो आपने सहज बुद्धि से कि चल आने दे इन्फाइनेट, कोई तकलीफ नहीं, ये परपेंडिकुलर है। अब आप इसकी स्लोप सोचो, बी की स्लोप बताओ, चलो। हाँ चलो बताओ, बी की स्लोप बताओ, बी की स्लोप बताओ।
बी की स्लोप बताओ। एग्जैक्टली जीरो। कितनी? जीरो। तो बी की स्लोप हमारे पास कितनी आ गई? जीरो। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आएगी। ठीक है। अच्छा देखो, माना ऐसे देखा जाए तो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड वैल्यू को लेकर के भी लेकिन अगर कोई बच्चा चलता रहता तो आइडिया पड़ जाता कि ये हो गया। अच्छा अब हमारे पास में देखो, हमारे पास में किस किस की स्लोप आ चुकी है? एडी की स्लोप आ चुकी है। एडी की स्लोप कितनी है हमारी? एडी की स्लोप हमारी कितनी आई थी? एडी की स्लोप आई थी 3/4। सही है। हमारे पास में बीई की स्लोप भी आ गई है। बीई की स्लोप आ गई है जीरो। ठीक है। अब मैं इक्वेशन के बारे में बात करता हूं, एडी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है। और फिर अपन बीई की इक्वेशन पे बात करेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, मैंने बताया था y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू, बीच में स्लोप लिख लेंगे और यहां लिख लेंगे x माइनस एक्स वन। ठीक है। x माइनस एक्स वन। अब देखो एडी में हमारे पास में एक ही पॉइंट है 0 0, तो इसी का y ले लेते हैं, इसी का x ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा बी की अगर बात करते हैं ना, बी 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 में हमारे पास एक ही पॉइंट है 3,0, तो हम इसी का y ले लेते हैं। इसका y कितना है? 0। इसका x कितना है? 3। वो लिख लिया। क्या देखिए बात समझ में आ गई? अच्छा जैसे हमारे पास में ये आ गया, अब इसके बीच में क्या लिखना है? एडी की स्लोप। एडी की स्लोप कितनी है? 3/4 लिख लिया। अच्छा बीई की स्लोप कितनी है? बीई की स्लोप, बीई की स्लोप कितनी है? बीई की स्लोप हमारे पास में है 0। ठीक है। अच्छा अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते कितना आ जाएगा देखो जरा, 4y इज इक्वल टू 3x। ये खत्म हो गया। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 0। ये भी काम खत्म। अब मेरे पास देखो y इक्वल टू 0 है। अब मेरे को इन दोनों को सॉल्व करना होता है ना, याद है? मेरे को इन दोनों को सॉल्व करना होता है। अब y इक्वल टू 0 को इसके साथ कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, y की वैल्यू रख देते हैं। तो जैसे ही सर मैं y की वैल्यू रखता हूं तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। अरे सर ऐसा हो जाएगा, 3x आ जाएगा ना? हाँ, तो 3x बराबर कितना हो गया? 3x बराबर 0 हो गया, माने x की वैल्यू 0 आ गई। अब x की वैल्यू जहां मेरे पास में 0 आई, y की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तुम्हारे पास पॉइंट क्या आ गया? इसके लिए हमारे पास में h का कोऑर्डिनेट आ गया 0 0। अरे सर h का कोऑर्डिनेट तो a ही आ गया। हाँ तो देखो क्वेश्चन में होना भी था, आप अगर इसे डायग्राम से बनाते ना तो आपको समझ में आता। एक कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 0 है, दिख रहा है? एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? 0 0 है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 3,0 है। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 0,4 है। सही बात है। अच्छा अब अगर ऐसा है तो हम इसको मिला लेते हैं। अगर आपको दिख गया हो तो ये देखो, अगर मैं इसको मिलाता हूं तो मिलाने पे क्या हुआ? हम एक्चुअल में जो h निकाल रहे हैं वो कैसे निकालते हैं? हम h कैसे निकालते हैं? हम a से पहले bc पे परपेंडिकुलर डालते हैं ना, a से bc पे परपेंडिकुलर डालते हैं, जिसको आप ad बोलते हो। जिसको क्या बोलते हो? ad। ठीक है। तो आप जैसे a से आपने bc परपेंडिकुलर डाल दिया, लेट्स से दिस पॉइंट आ गया। अब आप क्या करोगे? b से किस पे परपेंडिकुलर डालते हो? b से ac पे परपेंडिकुलर डालते हो। ठीक है ना? ये पॉइंट हमारा c है। अगर मैं b से ac पे परपेंडिकुलर डालूंगा, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग, b से ac पे डलने वाला परपेंडिकुलर यहां गिरेगा, a पर ही गिर जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, b से ac पर परपेंडिकुलर यहां गिरेगा, क्योंकि ac और ये आपस में परपेंडिकुलर हो रहे हैं। देखो यहां 90 बन रहा है, समझ में आया आपको? यहां 90 बन रहा है, इस जगह ऑलरेडी 90 बन रहा है, माने a ही वो पॉइंट है जहां ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर मिला। जहां भी दो परपेंडिकुलर मिले वहीं पे ही h आना था, इसीलिए h a पे ही आ गया, h बीच में कहीं नहीं आया। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। राइट एंगल ट्राइंगल की एक खास बात क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में जहां राइट एंगल होता है वहीं h आता है। तो राइट एंगल इस समय पे कहां है? a पर है, तो इसलिए h भी यही है। राइट एंगल ट्राइंगल में a पर ही h आता है। एक एक पॉइंट याद रखना, मैंने कहा था बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, अनंत बातें हैं, और उन अनंत बातों में चीजों का रिवाइजन है, बहुत बार रिवीजन है। तो आपने एक बार छोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो याद रखना, मैंने यहां से अपने पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क आया, क्या? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हैज ऑर्थो सेंटर। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हैज ऑर्थो सेंटर एट इट्स राइट एंगल इटसेल्फ। बहुत काम की बात है। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हैज ऑर्थो सेंटर एट इट्स राइट एंगल इटसेल्फ। जो उसका राइट एंगल होता है ना उसी पर ही आता है इसका। ठीक है। पॉइंट बहुत काम का, लिख लेना, क्वेश्चन भी बाई चांस हो गया। क्या अंदर की बात समझ में आ गई अपने को? ठीक है।
ठीक है, ओके। अब देखो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई है ना, काम काम की चीजें चल रही है, बेहद काम की बातें चल रही, बेहद काम की बातें। चलो मेरा दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट से, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पे चल रहा हूं, फटाफट से इस क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहा। क्वेश्चन दे रखा है मैंने, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, ठीक है ना, 4, -6 एंड -2, -5। फटाफट से फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस, फटाफट से इस लाइन की स्लोप बताइए। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? मेरे से कई बच्चे कह रहे हैं सर तीसरी लाइन की क्वेश्चन से क्यों क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आयुष 2 बार और भी लिख लोगे तब भी वहीं पे ही बात रहेगी। मैं बीच के अंदर कैसे अचानक से सारी बातें छोड़ के आपकी तरफ मुड़ जाऊं? मतलब अपन 150 जनों को छोड़ करके, हाथ 150 जनों का हाथ छोड़ के एक की तरफ कैसे चले जाए, है ना? हाँ भाई, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4, -6 एंड -2, -5। देखिए बहुतों का आंसर आ गया है, कुछ का 1/6 है, कुछ का 6 है, कुछ का -1/9 है, कुछ का 6 है, ठीक है। एनीवे देखो साहब, स्लोप निकालना है, बहुत सिंपल है। -5 में से -6 हटाना है, -2 में से 4 घटाना है, y2 -y1 अपॉन x2 -x1। तो ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो यहां से बचेगा 1, नीचे से बचेगा -6, दैट इज 1 अपॉन -6 माने -1/6 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अच्छा, अगला, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन perpendicular to line joining, ठीक है ना, 2, 7 एंड 4, -3। फटाफट अगला क्वेश्चन करिए। फाइंड लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। हाँ भाई बना। 1/5, कुछ का -5, कुछ का -1/5, अधिकतर का 1/5 है। हाँ भाई, पहली बात इसकी स्लोप की बात करता हूं, इसकी स्लोप हो जाएगी -3 -7 अपॉन 4 बोले तो ऊपर से आ रहा है -10, नीचे से आ रहा है 2, मिला के -5। इसीलिए जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका स्लोप इसका -1/-5, बोले तो माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर विल बी 1/5, आंसर विल बी 1/5। सही है, तो इसका आंसर परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप ये होगी, ठीक है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है शो दैट पॉइंट्स ए -1,3 बी के नाम पे दे रखा है, 0,5 एंड सी के नाम पे दे रखा है 3,1 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसके राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। हाँ भाई, फटाफट 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 फटाफट,
वंस इतने की ये हैंग हो जाता है कई बार सिस्टम, इतने। अब आप सोच लो कितने होंगे। फटाफट से ये बताओ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस कैसे शो करोगे। मैं आपको एक सलाह देता हूं, ए बी की स्लोप निकाल लो, बी सी की स्लोप निकाल लो, और सी ए की स्लोप निकाल दो। अपने आप कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ए बी की स्लोप निकालो, बी सी की स्लोप निकालो फटाफट से। अरे नहीं नहीं, पाइथागोरस कहाँ लगा रहे हो यार। ना ना ना, पाइथागोरस तो नहीं, बच्चों का गेम हो गया वो तो। ए बी की स्लोप 5 - 3, 5 - 3 डिवाइड बाई 0+1। बीसी की स्लोप, बीसी की स्लोप निकालने के लिए 1 - 5 डिवाइड बाई 3 - 0। ठीक है ना। और किसकी, सीए की स्लोप चाहिए 1 - 3 डिवाइड बाई 3 - -1। ऊपर वाले का आंसर हो गया 2। इसका आंसर हो जाएगा कितना, -4/3। इसका आंसर हो जाएगा -2/4, माने माइनस का 1/2। और साफ दिख रहा है ये दोनों का प्रोडक्ट -1 है, माने एम ए बी मल्टीप्लाइड बाई एम सी एजगुड़ो में 2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 इजगुड़ो -1। इसलिए ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सही है, ये बात समझ में आई। 150 है कि 1500, ये मेरे से। सोहम तुम कहां, किससे क्या चला रहे हो तुम्हारा। तुम उधर का लेक्चर देख करके इधर के लेक्चर में रिप्लाई कर रहे हो भाई। हाँ भाई। अच्छा देखिए फटाफट से बताना। ठीक है, लाइन, क्वेश्चन है लाइन थ्रू -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to line through, ठीक है, 8, 12 एंड 4, 24। ठीक है, ट्रू या फॉल्स, फटाफट से चेक करो, फटाफट से चेक करके बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। हाँ भाई, फटाफट। नहीं नहीं, मैंने कोई पाइथागोरस यूज नहीं किया संजना, मैंने कोई पाइथागोरस यूज नहीं करा था। हाँ, सभी बच्चों ने पाइथागोरस यूज करा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा है ना। हाँ, स्ट्रेट लाइन की 2 से ज्यादा शीट्स हो सकते हैं, इस बार मैं शीट जो होगा ना, ठीक है ना। इस बार शीट्स को मैंने जानबूझ के डिवाइड करने का सोचा हुआ है ना, क्योंकि एक साथ शीट मिलती है, उसमें हमारे को सर्च कर करके क्वेश्चन देने पड़ते हैं। ठीक है, शीट्स के डीपीपी बना बना के देने की सोच रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। इन दोनों की स्लोप निकाली मैंने। इसकी स्लोप अगर मैं निकाली तो 8 कितना, 8 - 6, ठीक है, अपॉन में 4+2। एक का तो ये हो गया, इसका नाम M1 दे देते हैं, इसका M2 नाम दे देंगे। ठीक है, नीचे वाली लाइन का। ठीक है, सेकेंड लाइन, लाइन 1, लाइन 1, ये लाइन 2, लाइन 2 का M2 नाम दे देंगे, दैट इज 24 - 12 डिवाइड बाई 4 - 8। ठीक है, तो ऊपर हो गया 12/-4, माने कितना आ गया, -3। ठीक है, नीचे वाले का कितना हो जाएगा, 2/6, माने 1/3। क्या कहते हो, M1 × M2 -1 आ रहा है। यस, इसका मतलब लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, इसका मतलब ट्रू है। सही है। अच्छा, अब मेरा अगला काम करना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 बताओ, फटाफट से इक्वेशन ऑफ लाइन 1 बताइए। इक्वेशन ऑफ लाइन 1।
हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन वन, इक्वेशन ऑफ लाइन वन बताओ, फटाफट फटाफट बताना। टाइम नहीं है इसमें, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें सिखानी है आपको, टाइम इतना कम हो जाता है अचानक से, फिर पीछे की चीजें रुकती हैं। 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, ऐसा सुजल बोल रहे हैं, तनिष्क ने भी यही लगभग रिप्लाई किया है। ठीक है, NAAB क्या होता है? एक्स माइनस वाई। शशि भूषण का आंसर भी सही है भाई, शुभम का आंसर भी सही जा रहा है, राज, अयान, ऑलमोस्ट सही जा रहा है सभी का। गुड, सभी का सेम है। क्या सोच करके सभी लोग सही सोच रहे हैं? एक सेकंड, हमारे पास में पॉइंट है, ये है ना, इनमें से किसी भी पॉइंट पे चले जाओ। जैसे मैंने इसके लिए सोचा y माइनस सिक्स इज इक्वल टू में x प्लस टू, पहले तो ये भर लो, बीच में स्लोप भरनी होती है, तो फर्स्ट लाइन की स्लोप इज 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 18 इज इक्वल टू में x प्लस टू, तो x माइनस 3y सबको एक तरफ ले आओ ना, प्लस का 20 बराबर 0 इज द राइट आंसर। अब किसका क्या आंसर लिख रहे हो तुम लोग? ठीक है, मिला लेना है ना, हर्ष का, प्रवीण का, सबका, मतलब जिन जिन का देख पा रहा हूं, अदिति वगैरह, अदिति ने शायद 16 लिख दिया है, लेकिन हाँ लगभग मतलब इतना सही है, तो पीछे का भी सही रहा होगा, तो कुछ तो प्रिंटिंग एरर ही रही होगी। गुड, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, शो दैट पॉइंट्स ए के नाम पे दे रखा है 2 3, बी के नाम पे दे रखा है 1,4, सी के नाम पे दे रखा है -3,8, आर कोलिनियर। ठीक है, ध्यान रखना, कोलिनियर का एक तरीका आप लोगों ने पहले जो बताया था, पहले भी कई बच्चों ने कोलिनियर का तरीका बता रखा था, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा, ठीक है, उससे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, आप स्लोप ऑफ ए बी निकालो, ठीक है, फिर स्लोप ऑफ बीसी निकाल दो। अगर ये सचमुच में एक ही लाइन में होगी तो ए बी की स्लोप और बीसी की स्लोप सेम होगी। अगर एक ही लाइन में होगा तो ए बी की, ध्यान से देखो, ए बी की स्लोप और बीसी की स्लोप सेम होगी अगर एक ही लाइन में होंगे तीनों तो। ठीक है, तो ए बी की स्लोप कैसे निकालते हैं? 4 - 3 अपॉन 1 - 2, ए बी की स्लोप आ गई। बीसी की स्लोप के लिए सी माइनस बी, माने 8 - 4 डिवाइड बाई -3 - 1। ठीक है, ऊपर से कितना आ रहा है 1, नीचे से कितना आ रहा है -1, तो -1 आ गया स्लोप। इसकी स्लोप देख लो कितनी आ रही भाई, ऊपर से आ रही है 4, नीचे से आ रही है -4, अरे वाह, दोनों की स्लोप सेम है, तो माने एम ए बी इज इक्वल में एम बी सी, इट सिंपली इंप्लाइज दैट ए बी सी आर कोलिनियर। ऐसा लिख लो फटाफट से, ठीक है, ऐसा छोटा छोटा चीजें होगी ना, वो आपको अटेंड करवाती चलेंगी। आई थिंक यहां तक की बात हो ही जाएगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, ऑलमोस्ट दिस पॉइंट इज ऑल्सो डन। हाँ भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट इज डी। ठीक है, दैट इज सरकम सेंटर। जैसा मैंने कहा था कि सरकम सेंटर में लास्ट में बताऊंगा, दोबारा टाइम आने दीजिए, बस सरकम सेंटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, और मैंने ये भी बोला है कि सरकम सेंटर को हम सरकम सेंट्रो बोले तो ज्यादा अच्छा है, जैसे सेंट्रो करके पुरानी कार आती थी, जैसे सरकम सेंट्रो है ना, क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ओ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाय सेंटर्स, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, बहुत बहुत काम की चीज। ठीक है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, अब ये जो कुछ भी है हमारे पास में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, उम्मीद है कई लोग भूले नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने कंस्ट्रक्शन के दौरान किया होगा, जब वो कंपास को यहां रखते थे, एक पॉइंट यहां क्लिक करते थे, एक यहां क्लिक करते थे, फिर वो जैसे मिलाते थे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाता था।
ऐसे ही सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस दिन ड्रॉ होकर के मिले, ठीक है, तब आपको पता चला कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे आया, और सेम वे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट से गुजरा, और आपको जो पॉइंट मिला उसका नाम ओ रखा गया, और ओ एक्चुअल में, ठीक है, इस जगह से, ठीक है, ओ की इस ए से डिस्टेंस, ठीक है, ओ की इस बी से डिस्टेंस और ओ की सी से डिस्टेंस बराबर थी, तीनों से डिस्टेंसेस इक्वल थी। जैसे तीनों से डिस्टेंसेस इक्वल आई तो हमारे को पता चला हमारे पास एक सर्कल आया जो कि इन तीनों पॉइंट्स को घेरता हुआ निकल गया ऐसे, ठीक है। तो ये जो सर्कल है दिस इज नोन एज सर्कम सर्कल, और इसका जो सेंटर होगा दिस इज नोन एज सर्कम सेंटर। तो याद रखना दिस इज ओ, ठीक है, दिस इज सर्कम सर्कल, ठीक है। फटाफट से सर्कम सर्कल, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ठीक है, सर्कम सर्कल। और जो इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल इज सर्कम सेंटर, एंड सर्कम सेंटर ओ, ठीक है। और जैसा मैं बार बार बोल चुका हूं पॉइंट नंबर 3 तो फिक्स है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब इसमें जो सबसे खतरनाक केस है वो है पॉइंट नंबर 4 का, सर्कम सेंटर ऑफ राइट ट्राइंगल। देखो मेरे को एक सेकंड भी कहीं से कहीं कोई फुर्सत मिल ही नहीं सकती इस चैप्टर के दौरान। ये चैप्टर है ना इतना विशाल का है, मैंने बार बार बोल रहा हूं इसको समेटना असंभव जैसा है विद इन टाइम, क्या इसे टाइम में खत्म कर दो। हाँ मैंने इसे डिस्टेंस फार्मूला के दौरान बताया था सर, मैं आपकी बेसिक मैथ्स की वीडियो देख रहा था, क्या पढ़ाते हैं, अच्छा ओके, मैंने 9 अगस्त को ज्वाइन किया है, नॉर्मल कोचिंग सही नहीं चल रही थी, अभी प्यार हो गया मैथ से। एनीवे अब सुनो मुकुंद, बस अभी इस समय पर जितना अपन पढ़ा रहे हैं, जहां से अपन पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना। सर दूसरे कोऑर्डिनेट का लाइन 1 से इक्वेशन अलग आ रहा है, वो आपसे कुछ ना कुछ गलती हो रही होगी, ठीक है, वरना 100% है अपन सही जा रहे हैं, ठीक है। अब काम की बात नंबर 2 पे आ जाओ। सर्कम सेंटर ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात क्या है ना, राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात यह है कि, ठीक है, जैसे ये जानबूझ के उल्टा बना रहा हूं, हम लोग ने राइट ट्राइंगल यहां बनाया सपोज, आपने एक 10th में एक थ्योरम सुनी होगी कि सेमी सर्कल में बनने वाला हर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। ये अब मेरे को जहां तक ध्यान है अपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा 10th के दौरान। तो ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है, क्या, ठीक है, ये जो है ना दिस इज सेमी सर्कल, दिस इज सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल। अगर ये सेमी सर्कल है ना तो ये बचा हुआ भी सेमी सर्कल है सर। अगर ये सेमी सर्कल है तो इसका मतलब ये जो लाइन जिसे आप हाइपोटेन्यूज कह रहे हो, ठीक है ना, ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना, जो हाइपोटेन्यूज है सर वो दैट इज डायमीटर हो गया वो तो सर, हाँ वो डायमीटर हो गया भाई, वो डायमीटर हो गया। अगर डायमीटर हो गया तो सर जो इसका मिड पॉइंट होगा वो ऑटोमेटिकली सर इसका क्या कहते हैं सर्कम सेंटर हो जाएगा। लेकिन सर ये सेमी सर्कल हुआ आपको कैसे पता? मैंने कहा मैंने तो उल्टा बोला, मैंने तो बोला कि जो ये सेमी सर्कल नहीं है मान लेते हैं तो ये सेमी सर्कल है, हमने तो ये है कि सेमी सर्कल में बनने वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है, या राइट एंगल ट्राइंगल जब भी सर्कल में बनता है तो सेमी सर्कल होता है। उल्टा बोला मैंने कहा मैं तो उल्टा बोला, उल्टा मैंने क्या उल्टा बोला, मैंने क्या बोला कि सेमी सर्कल में बनने वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जब भी सर्कल में बनता है हमेशा सेमी सर्कल में बनता है, तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल है तो बचा हुआ भी सेमी सर्कल हो गया, और अगर ये सेमी सर्कल हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये ओ हो गया। इसका मतलब ये कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज जो होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज जो होता है दैट इज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज जो होता है दैट इज ओ। यस एग्जैक्टली, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। मैं छोटी छोटी बहुत सारी बातों को जोड़ रहा हूं, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी बातों को जोड़ रहा हूं। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सर्कम सेंटर,
अब हाँ बिल्कुल अजीत, एकदम सही बात बोल रहे हो तुम। अगर भाई तुम्हें सोचा था तो बिल्कुल यही बात मैं भी कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेडियस हो गया सर, हाँ ये रेडियस हो गया, तो ये भी रेडियस हो गया, हाँ। और सर अगर इसको मिला है तो वो भी रेडियस हो गया, हाँ हो गई। अरे रेडियस नहीं होगा तो कैसे जाएगा? हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है, सर्कल में किसी भी सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को मिलने वाले रेडियस होती है, माने तीनों बराबर है। हाँ ये तीनों बराबर है, देखना ऐसे भी सोच, वैसे भी बराबर है, देख ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होना भी चाहिए था उसे, रेडियस ही तो होती और क्या होता है। ओ हो, ये इसलिए बहुत काम का है। तो लोग क्या करते हैं सरकम सेंटर के क्वेश्चंस में, सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चन में जानबूझ के राइट एंगल ट्रायंगल डालते हैं, जानबूझ करके। बच्चा जो कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन अगर उसको ध्यान आ गया ना कि राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, बस वो बच गया, वो बचा लेगा गाड़ी को। ठीक है, तो देखो अभी हमने ऑर्थो सेंटर की बात करी थी, ठीक है, जब ऑर्थो सेंटर की बात करी तब भी राइट एंगल ट्रायंगल आ गया था बीच में, ठीक है। वैसे ही अभी वापस से राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, बहुत काम की चीज। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने जो बोला उस पर सोचना, मैंने क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बताता हूं, पॉइंट 2 कॉमा √3 - 1/2 and 1/2 comma -1/2 and 2 comma -1/2 makes triangle, find its orthocenter, find its orthocenter। हाँ भाई, ये काम भी हो गया, तो हमारे पास में एक पार्ट ये भी बन गया ना। देखो अब यहां से मैंने जैसे बोला था अपनी तरफ से, मेरा अंदाजा क्या है, शायद आप में से सभी लोग ये बात समझ जाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और काम की बात सुना। ठीक है, सुनो 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 सुनो, बहुत काम की बात बता रहा हूं। पॉइंट नंबर हमारा कितना चल गया था? हमारा चल गया 1 2 3 4। अब चलते हैं पांचों पॉइंट की तरफ। पांचों पॉइंट सुनो, पांचों पॉइंट सुनो, पांचों पॉइंट क्या कहते हैं, पांचों पॉइंट ये भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं आज अपन। ठीक है ना, ये ट्राई करते हैं, बोलो है ना, ये ट्राई कर लेते हैं। क्या कहते हो आप, ये ट्राई कर लें, है ना। अब देखो इसके बाद में अपन चलते हैं, आज ये ट्राई करते हैं, बोलो। ठीक है, इसके अंदर बना लेते हैं ऐसा कुछ। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे को 3 बनाने तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 3 3 बनाने। देखो एक ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला। क्या कहते हो आप, ये ट्रायंगल ले लें, है ना। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला। अच्छा एक ट्रायंगल ले लेते हैं अपन राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, एकदम इससे पैरेलल में जाते हुए, पैरेलल में जाते हुए एक लाइन खींचते हैं, काम चलो चल जाएगा काम। ठीक है, एक यहां बना लेते हैं, एक ट्रायंगल अपन और ऊपर बनाते हैं। ठीक है, इसको भी पैरेलल ही रखते हैं जान करके। हाँ भाई, ये 3 ट्रायंगल मेरे अंदर थोड़े से टेढ़े बनाए मैंने जान करके, ताकि क्लैरिटी रहेगी। एक जैसे दिख रहे हैं ये तीनों ट्रायंगल। अच्छा इस ट्रायंगल की बात करेंगे ना, तो ये जो ट्रायंगल है ये ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा ये जो ट्रायंगल है दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है दैट इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब मैंने आपके सामने 3 ट्रायंगल बनाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। मैंने 3 ट्रायंगल बनाए, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल बहुत बड़ा था 90 से, एक एंगल जो था 90 था वो एग्जैक्टली यहीं 90 बना रहा था। ठीक है ना, और एक ऐसा ट्रायंगल था जिसके तीनों एंगल एक्यूट थे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल तीनों ही ट्रायंगल का यही सरकम सर्कल है, क्योंकि सरकम सर्कल वो सर्कल होता है जो तीनों वर्टिसेस को टच करके जाए। सरकम सर्कल वो सर्कल होता है जो तीनों वर्टिसेस को टच करके जाए। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा सर्कल है जो तीनों वर्टिसेस को टच करके जा रहा है, तीनों ट्रायंगल में, तीनों ट्रायंगल में। लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर था, सरकम सेंटर था, सरकम सेंटर यहां होगा, ये है हमारा ओ।
ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सेंट्रो ओ जो था वो ट्राइंगल के अंदर था, सही है। राइट एंगल ट्राइंगल में ओ जो है वो हाइपोटेन्यूज पे आ गया है, हाइपोटेन्यूज पे आ गया माने एक साइड पे आ गया। और ऑर्थो सेंटर में ओ जो है वो ट्राइंगल के बाहर चला गया। ध्यान से सोचो, इस बार जो इस ट्राइंगल के लिए, अगर मैं कोई सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की, तो ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर जो ओ है वो ट्राइंगल के बाहर है। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी आपको। ये तो इसके बाहर है, बाहर। ये बड़ा जबरदस्त समझने वाली जगह है ना। आई थिंक मेरे जानने के लिए शायद आप में से कभी कई लोगों को समझ में आया होगा यार ये तो गजब ही चीज है। हाँ, अब इस तरह की चीजें हम लोगों को बहुत जरूरत पड़ेगी, हम लोगों को इस तरह की चीजों की बेहद जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है कि सरकम सेंटर कहाँ है एग्जैक्टली, मतलब बहुत, मैंने कहा ना बहुत विशाल चीजों को समेट करके एक छोटा चैप्टर बनाया गया जिसका नाम स्ट्रेट लाइन रख दिया गया। बहुत सारी बातें खटाखट खटाखट हर दूसरे सेकंड पे चीजें जो बदलती जा रही बदलती जा रही बदलती जा रही। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, ओके, इससे पहले कि अपन जाएं, ठीक है, ये तो हो गया सरकम सेंटर। अब अपन को बात करनी है लास्ट पॉइंट पे जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हालांकि मैं इस पे बात करूंगा लेकिन अभी इसको प्रॉपरली ना समझाते हुए सिर्फ फार्मूला लिखूंगा। ठीक है ना, इफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 are vertices of ट्राइंगल। एक सेकंड भी जैसे कहते हैं ना, मैं रिप्लाई तक नहीं दे पाया, धनाधन 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 चलता चला गया, तब भी सोचो, मतलब हमारे पास में सेकंड भी का भी टाइम नहीं आया। x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं देन एरिया क्या होगा, एरिया विल बी 1/2। ठीक है, दिस इज x1 y1, फिर x2 y2 लिखो, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट लिखो x3 y3 और फिर वापस फर्स्ट वन से क्लोज मार दो, दैट्स इट। कैसे 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 कैसे, जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में दिया कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय वर्टिसेस। ठीक है, मेड बाय वर्टिसेस। मैं ट्राइंगल ले रहा हूं जानबूझ करके, एक छोटू सा ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल है 3 2 11 8 8 12, 3 2 11 8 एंड 8 12, ABC। ठीक है, मान लो मेरे को ये ट्राइंगल दिया गया। ठीक है, अब मेरे को मान लो एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, रिफ्रेश करते रहना 1/2 इंटू में फर्स्ट पॉइंट को कॉपी कर देना। पहला पॉइंट क्या है 3 2, दूसरा पॉइंट क्या है 11 8, तीसरा पॉइंट क्या है 8 12 और 3 2 से जिससे स्टार्ट किया उससे लॉक करना। अब यहां पे लिखना 1/2। ठीक है, 1/2 लिखने के बाद में सबसे पहले इसको पकड़ो। ठीक है, जैसे मैं यहां दिखाता हूं 3 2 11 8, सही है। पहले इसकी गुणा इससे करा 24 आ गया, माइनस फिर इन दोनों की गुणा करी 22 आ गया, तो 24 माइनस 22, 24 माइनस 22 प्लस, अब अगले वाले पे चलो, अगले वाले के अंदर आप इसको पकड़ो इन दोनों के पेयर को, तो अगला पेयर कौन सा हो गया 11 8, नीचे क्या हो गया 8 12, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 132। ठीक है, माइनस में 64, तो मेरे को याद है शायद 64 का डबल नहीं वो 128 होता है, तो यहां से बच गया 32 और उधर से बच गया 36, 36 और 32 68। ठीक है, 132 माइनस 64 प्लस लास्ट वाले के अंदर कौन सा वाला आ जाएगा 8 12 3 2, मल्टीप्लाई करेंगे यो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 16 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे 16 माइनस 36। ठीक है, ये कितना दे रहा है, ये माइनस का 20 दे रहा है, ये कितना दे रहा है 68 दे रहा है, वो कितना दे रहा है 2 दे रहा है, और इन सबके बाहर कौन बैठा है 1/2, तो आंसर में आ जाएगा 1/2 इंटू में यहां से 70, 70 में से 20 गया 50 एंड आंसर इज 25। तो एरिया ऑफ दिस इज 25 यूनिट्स। ट्राइंगल का फार्मूला कोऑर्डिनेट वाला 10th में था, सुप्रीत बोल रहे हैं ऐसा। सुप्रीत नहीं, अभी वो आपको जो दिया गया होगा ना x1 इंटू में y2 माइनस y3 वाला, उस पर कल आऊंगा।
आज के दिन पे बस सिर्फ इतना सा एक मतलब जिसे कहते हैं इंट्रो करा करके कल के दिन पे चलते हैं, ठीक है। आंसर विल बी 30, है ना? नहीं, आंसर विल बी 25, ठीक है। चलिए, आज के दिन पे कोई काम नहीं दे रहा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कल के दिन पे दूंगा इतना कि आपका वीकेंड निकल जाए, है ना? अच्छे से काम देंगे। चलो भाई।